बच्चों, आज मैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण पाठ 1 में समझाऊंगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ईश्वर द्वारा दिया गया वाणी का वरदान उसे अन्य जीवों से भिन्न और श्रेष्ठ बनाता है। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका समाज के बिना गुजारा नहीं है और ये ईश्वर द्वारा इसे जो बोलने का वरदान है सब जीवों से अलग करता है, क्योंकि एक मनुष्य ही है जो बोल सकता है और अपने मन की बात को कह सकता है, इसीलिए इसे सब जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। मानव सभ्यता के विकास से पूर्व अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह संकेतों का प्रयोग किया करता था। जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ तो उस वक्त उसके पास बोलने के लिए भाषा नहीं थी, तो इसलिए वह अपने भावों को और विचारों को वह एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो संकेतों का प्रयोग किया करता था, किंतु ये संकेत उसके भावों व विचारों को पूर्णतया व्यक्त करने में सक्षम न थे। तो ये संकेत थे और उसके जो थे वो उसके भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करते थे। कितने लोग वे दूसरे के संकेतों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए वह संकेत ठीक नहीं माने जाते थे। अतः मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। उसने क्या करा, साथ में ध्वनि का भी प्रयोग करने लग गया। जैसे ढोल की आवाज करने लग गया, साथ में संकेत करने लग गया। रात को जैसे कोई इधर उधर कोई जंगली जानवर आ जाता था तो वो संकेतों के द्वारा ही एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं उसे, इशारों के द्वारा, ठीक है, और ध्वनि के द्वारा वह अपनी बात को समझा सकता था। अतः मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया था। सभ्यता के विकास के साथ साथ ये ध्वनि संकेत ही धीरे धीरे भाषा बन गए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मानव मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसे सुनकर श्रोता वक्ता की बात पूरी तरह समझ सके। अब यदि व्यक्ति इधर अंट संट बोलता रहता है या बिना बात पे ही बोलता है तो उसको हम लोग अच्छा नहीं समझते, और यदि वो अलग अलग ध्वनि अलग अलग बातों का प्रयोग करता है दूसरे के लिए तो वो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों तथा विचारों को जाना जाता है। एक भाषा ही है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। तो भाषा के प्रकार। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहले मैं आपको मौखिक भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप यानी आपस में बातचीत करना, प्रश्नोत्तर करना, एक दूसरे से प्रश्न पूछना, फोन पर बात करना, भाषण, कविता, पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा सहज रूप में सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। इसके प्रयोग से
धन व समय की बचत होती है, किंतु ये भाषा का अस्थायी स्वरूप है। अब भाषा है तो ये बहुत सहज भाषा है, परंतु क्या है ये इसमें हम लोग कम समय में अधिक बातें कर सकते हैं। इससे धन की भी बचत होती है, जैसे किताब वगैरह की या कॉपी वगैरह की खरीदने की जरूरत नहीं होती, और समय की भी बचत होती है, यानी हम जल्दी ही बोलते हैं, ना लिखने की जरूरत होती है इसमें और ना पढ़ने की जरूरत होती है। किंतु पर यह भाषा अस्थाई है। फिर है दूसरा लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना, छात्रों का पत्र लिखना, पुस्तकें, अखबार, पत्र, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। यह भाषा का स्थायी स्वरूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जो लिखित भाषा है, इसको हम आज लिखते हैं तो कितने ही सालों के बाद भी हम इसको पढ़ सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ हुए हैं, वह सब आज किसी भी टाइम हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये लिखित भाषा के काफी महत्वपूर्ण कार्य हैं। उसके बाद है लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। चिन्हों की इस व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। अब लिखने के लिए हम लोग एक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इसे ही लिपि कहा गया है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही हैं। जैसे भाषा लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, जर्मन रोमन। ये तो थी कुछ भाषाएं जो अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त मराठी, गुजराती, कोंकणी, नेपाली आदि की लिपि भी देवनागरी ही है, यानी देवों के नगर से आई हुई भाषा। बोली। अब मैं बोली के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र में यानी थोड़ी सी एरिया में, थोड़े ही दूर पर हमारी भाषा बोली जो हमारी है वो बदल जाती है। भारत में प्रत्येक 5-10 मील पर बोली के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, यानी अलग अलग तरह से बोलने लग जाते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता और ना ही इसमें साहित्य की रचना की जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। हिंदी भाषा की बोलियों में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि प्रमुख हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण शब्द वी प्लस अ प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझाना।
व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं। इससे भाषा प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण का काम भाषा को संवारना, सुधारना तथा भाषा के शुद्ध रूप को प्रस्तुत करना है। कि व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के लिए क्या है, नियम बने होते हैं और इससे भाषा के प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण का काम भाषा को सुंदर बनाना है और उसकी गलतियों में सुधार करना है और उसको शुद्ध रूप प्रस्तुत करना होता है। इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, उनके भेद, उत्पत्ति, रचना तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उनका संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। फिर है साहित्य। साहित्य शब्द स प्लस हित से बना है, जिसका अर्थ है हित करने वाला, अर्थात जो रचना समाज का हित करे उसे साहित्य कहते हैं। कि इसका साहित्य का क्या अर्थ है कि हित करने वाला, अर्थात रचना या समाज का हित करे उसे साहित्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान का वह संचित कोश, यानी जो ज्ञान तथा आनंद दे उसे साहित्य कहते हैं। समाज की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां साहित्य को प्रभावित करती हैं, इसीलिए उसे समाज का दर्पण भी कहा जाता है। कि समाज के अनेक राजनीतिक कार्य हैं, जितने भी धार्मिक हैं और जो समाज से संबंधित उसकी परिस्थितियां होती हैं, वो सभी साहित्य को प्रभावित करते हैं। परंतु क्या है, इसीलिए इसे समाज का दर्पण भी कहा जाता है कि ये समाज की गलतियों को निकालता है। साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य। हिंदी भाषा। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के साथ साथ संविधान में कई अन्य भारतीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, उड़िया, नेपाली और उर्दू। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी आदि। आज संपूर्ण भारत में संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा तथा राजभाषा आदि अनेक रूपों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है। आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी।
धन्यवाद।